तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया। उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ा सा बेटर लगा तो मुझे लगा कि नहीं, वीडियो अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और मेरा एक कनेक्शन है कि आप लोग, मैं वीडियो बताती हूँ, मैं वारदात बताती हूँ और आप उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग कम से कम मुझे एक प्रोत्साहन तो दे रहे हैं। अब कहाँ वारदात शुरू करें, उससे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। उससे होगा क्या, फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपको ईजिली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके साथ अगर कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप सजेशन ज़रूर दें, उस पर अमल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर परिवार में लोग जुड़ेंगे तो मकसद वही है कि मेरा जो मेन मकसद है वो सिर्फ वारदात को बताना ही नहीं है, वारदात से बचाना भी है। क्योंकि हकीकत यही है कि आपके, हमारे और क्राइम के बीच में उतना ही फासला है कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सावधान हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अब बात आते हैं आज की वारदात पे। कई बार ज़िंदगी में लोग सेल्फिश होकर इतने कदम, ऐसे कदम उठा लेते हैं कि आप समझ नहीं सकते हो। ताज्जुब होता है कि लोग इतने सेल्फिश भी हो सकते हैं और स्वार्थ में आके क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आज की जो वारदात है वो इसी पर बेस्ड है कि लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि नाजायज़ जो संबंध होते हैं ना, वो कभी भी सुखदायी नहीं होते, वो कभी भी एक सुखद परिणाम नहीं लेकर आते। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो दूसरे रिलेशन को एक क्लियर कट आंसर कर दीजिए, क्लियर कट आप उसको बहुत क्लियर कर दीजिए, ताकि दूसरा इंसान जो है उसको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। लेकिन अगर आप 2 नाव पर पैर रखे और सोचेंगे कि आप अपनी जो कश्ती है वो नाव पार लगा जाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हमेशा क्लियर रहिए। नाजायज़ संबंध कभी भी सुखदायी नहीं होते, कभी भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं लेकर आते हैं, उसका परिणाम हमेशा ही दुखद होता है। और इसी पर बेस्ड है आज की वारदात। आज की वारदात है राजस्थान जोधपुर जिले के एक गांव की। जोधपुर जिले का जो गांव है वहां पर 6 मई 2016 को रात में एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार सो रहा था और वहीं अचानक उनके घर की बहू अपने कमरे से चीखती हुई बाहर निकलती है। और जब चीखती हुई बाहर निकलती है तो घर के सभी सदस्य जो हैं वो उठ जाते हैं और बाहर निकल कर आते हैं। जब वो बाहर निकल कर आते हैं तो उससे पूछते हैं हुआ क्या है, तो वो कहते कि और जो मेरे हस्बैंड हैं, आपके बेटे जो हैं, उनको कुछ हो गया है, उन्होंने कुछ कर लिया है। जब वो लोग कमरे में जाते हैं तो कमरे में जाकर जो सीन देखते हैं उससे वो खुद भी भौचक्के रह जाते हैं और उनको खुद समझ में नहीं आता कि ये हो क्या गया। जो उनका बेटा होता है, जो उस बहू का जो हस्बैंड होता है, वो बेड पर पड़ा हुआ है और उसकी कलाई जो है दाहिने हाथ की वो कटी हुई है और वो बेहोश है या मृत है, अभी ये नहीं कह सकते, लेकिन वो इस तरीके से पड़ा हुआ था कि लग रहा था कि वो होश में नहीं है। अब परिवार वाले जो हैं आनन फानन में हॉस्पिटल के लिए भी तैयारी करते हैं, साथ साथ वो पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। जब पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि जो लड़का है वो मर चुका है। अब चूँकि लड़के का नाम रोहित था और जो वो उनकी बहू है उसका नाम सीमा था। अब जैसे ही पुलिस डिक्लेयर करती है कि रोहित मर चुका है, सीमा की हालत बुरी। नई नवेली दुल्हन, उसकी सिर्फ और सिर्फ अभी 1.5 महीने पहले शादी हुई थी और 1.5 महीने पहले शादी होने के बाद उसका पति इस तरीके से सुसाइड कर ले, क्योंकि वो बार बार यही चीज़ बोल रही थी। दरवाज़ा उसने खोला था और वो बार बार यही चीज़ बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया है। तो मात्र 1.5 महीने में उसका पति सुसाइड कर ले, ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था और उसकी बहुत बुरी हालत थी।
अब पुलिस जो है, पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैटर क्या है। शुरू का जो सीन था उससे यही लग रहा था कि ये सुसाइड है और रोहित ने सुसाइड किया है। अब वो क्राइम सीन के जो फोटोग्राफ्स लेने लग जाते हैं, साथ में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा कुछ खास समझ नहीं आता, सीधा सीधा सामने यही लग रहा था कि उसने सुसाइड किया है। सुसाइड की जब वजह पूछते हैं तो घर वाले कहते हैं कि वो तो बहुत खुश था, 1.5 महीने पहले तो उसकी शादी हुई थी और शादी भी उसकी बड़े अरमानों से हुई थी, हमने लड़की को खुद ही पसंद किया था। तो ऐसा भी नहीं था कि वो घर से अपनी वाइफ से दुखी था, ऐसा भी कुछ नहीं था। तब भी पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सुसाइड वो क्यों करेगा। पर उसके बावजूद भी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जब पुलिस को कुछ समझ नहीं आता तो वो क्या करते हैं, वो जो क्राइम सीन से फोटोग्राफ्स लिए होते हैं वो उनको फिर दोबारा से देखने की इच्छा जाहिर करते हैं कि दोबारा से उसको देखते हैं ताकि समझ तो आए कि आखिर ये मैटर क्या है। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लग चुका था कि रोहित की जो दिनचर्या है या रोहित का जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, ये सब वो अपने डिटेलिंग में ले आए थे। तो जब वो क्राइम सीन की जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको देखते हैं तो उनको ना 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत असहज कर देती हैं, मतलब कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं कि ये सुसाइड नहीं है। सबसे पहला जो वो था वो ये था कि उसके जो चूँकि रोहित जो था, उन्होंने डिटेल पता कर ली थी कि रोहित जो है वो राइट हैंडेड था, लेकिन उसकी जो कलाई कटी थी, कलाई जो है वो राइट हैंड की ही कटी थी। मतलब वो राइट हैंडेड है और राइट हाथ जो उनका दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की कलाई काटी थी। पुलिस वालों को ये चीज़ हजम ही नहीं होती है, क्योंकि जब आप राइट हैंडेड होंगे तो आप फिर राइट हैंड की कलाई क्यों काटेंगे, एक मतलब ऑकवर्ड सी एक्टिविटीज़ क्यों करेंगे। इंसान जब सुसाइड करता है तो वो एक कंफर्ट जोन में, कंफर्ट लेवल को लेकर सुसाइड करेगा ना, वो लेफ्ट हैंड की कलाई काटेगा। लेकिन उसकी जो कलाई कटी थी वो राइट हैंड की कटी थी। और इस मैटर में उन्होंने एक्सपर्ट से भी पूछताछ की तो उन्होंने खुद बोला कि मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो राइट हैंडेड है वो अपने राइट हैंड की ही कलाई काटे, आज तक कभी देखा ही नहीं गया। तो पहली तो ये चीज़ थी जो शक पैदा कर रही थी। दूसरी चीज़, चूँकि उसकी बहू सीमा ने बताया था कि सोने के बाद थोड़ी देर बाद ही, जब हम लोग सोए हैं उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने उठकर देखा तो उसकी जो हाथ की कलाई है वो कटी हुई थी और ब्लड नीचे गिरा था। लेकिन जब क्राइम सीन पे देखा गया तो वहाँ पे जो ब्लड था वो जम चुका था, तो उससे सीधा, और उसका जो ब्लड का कलर चेंज हो गया था। क्योंकि ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, लेकिन जब ब्लड थोड़ी देर तक बाहर रहता है तो उसका कलर चेंज होने लग जाता है और वो ब्लैकिश कलर में होने लग जाता है, डार्क कलर होने लग जाता है। तो इससे साफ साफ समझ आ रहा था। दूसरी बात, जब वो ज़मीन पे गिर रहा था तो वो ज़मीन पर सूख गया था। इससे सीधा सीधा पता लग रहा था कि जो ब्लड है वो काफ़ी टाइम से गिरा हुआ है ज़मीन पर। लेकिन उसकी वाइफ जो है वो सीमा जो है वो बोल रही थी कि नहीं, मैंने थोड़ी देर में ही देखा। और जो पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन थी, तो जो पुलिस वालों को लग रहा था कि कम से कम इसको 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं ब्लड को ज़मीन पर गिरे हुए। ये 2 चीज़ें थी जो शक पैदा कर रही थी। पुलिस वाले सीमा से पूछताछ करना चाह रहे थे, लेकिन सीमा की हालत ऐसी थी कि उस कंडीशन में वो उससे पूछताछ भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके अभी हस्बैंड की डेथ हुई है। अब उनको ये भी डाउट था कि अगर हम उससे रोहित के बारे में कुछ पूछते हैं या जो सुसाइड वो बता रही है, सुसाइड के बारे में अगर हम कुछ पूछताछ करते हैं और खुद कोई प्रॉब्लम उसको हो जाती है तो पुलिस वालों को लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जो सीमा के ऊपर डाउट पैदा करता हो, जो सीमा को कातिल साबित करे। तो उन्होंने साइलेंटली क्या किया, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया। 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली थी, क्योंकि पोस्टमार्टम में सीधे सीधे ये मेंशन था कि जो डेथ हुई है, डेथ का जो कारण है वो ब्लड का गिरना नहीं है, लैक ऑफ ब्लड नहीं है, वो दम घुटने से हुआ है। मतलब उसका जो डेथ है वो दम घुटने से हुई है, ना कि एक्सेस ब्लीडिंग से।
अब यहाँ पे पुलिस वालों को कंफर्म हो गया कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, लेकिन उस मर्डर को प्रूफ कैसे करें ये पुलिस वालों को अभी समझ नहीं आ रहा था। अब इस सिचुएशन में उनके लिए असमंजस का ये सीन था कि वो सीमा से पूछ भी नहीं पा रहे थे और उनके सामने एक कंफर्म था कि ये मर्डर है। तो दूसरी चीज, कोई बाहर से आ नहीं सकता क्योंकि सीमा ने ही दरवाजा खोल के वो बाहर निकली थी। कमरे में कोई आया नहीं, कमरे में कोई गया नहीं, तो पुलिस वालों को कंफर्म था कि इसमें सीमा का हाथ है। लेकिन सीमा तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों को इंतजार करना पड़ रहा था। तो पुलिस वालों ने सीधा एक काम किया, सीमा को छोड़ के उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी डिटेलिंग सीमा के बारे में सारी चीज़ें उन्होंने पहले छानबीन की। जब छानबीन की और उनको कंफर्म हो गया, तब फिर वो सीमा को साइलेंटली सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के जो प्रूफ मिले थे उनके रिगार्डिंग सिर्फ जांच के लिए वो सीमा को साइलेंटली पुलिस थाने लेकर आते हैं। जब वो पुलिस थाने लेकर आते हैं तो सीमा से पूछते हैं। जब सीमा से पूछते, सीमा बार बार वही चीज़ दोहरा रही थी कि ऐसे हुआ, जब मैं उठी तो ऐसे मैंने देखा। वो कबूल ही नहीं कर रही थी। तब पुलिस वालों ने सीमा को एक कहानी सुनाई। जब सीमा को कहानी सुनाई गई तो सीमा भी भौचक्की रह गई। और जब उसके सामने सब कुछ सामने था, तब फिर उसने अपना गुनाह कबूल किया और उसने एक जो एक्चुअल में जो हुआ था वो सारा बताया। क्योंकि यहाँ पे उसने बताया कि उसकी जो शादी है वो पहली शादी नहीं थी, ये दूसरी शादी थी। पहली शादी उसकी कहीं और पर हुई थी और वहाँ पर जाने के बाद, चूँकि सीमा जो है वो खुले विचारों की लड़की थी, उसको ज़्यादा बंदिशें पसंद नहीं थी, उसको ज़्यादा बाउंडेशन पसंद नहीं थी, तो वो चाहती थी कि मैं फ्री होकर रहूँ। तो इसलिए उसको ससुराल में दम घुटने लग गया, क्योंकि ससुराल में हस्बैंड भी है और पूरे जॉइंट फैमिली है, भरा पूरा परिवार है, तो सबकी अपनी एक बंदिशें, एक मर्यादा है। और राजस्थान में कहीं ना कहीं, राजस्थान हो या जो रूरल एरियाज हैं उनमें है कि लोग ना थोड़ा सा कहते ना, क्या बोलूँ, रीति रिवाज जो है, रीति रिवाजों के साथ ही चलते हैं, तो उनके अपने रीति रिवाज होते हैं। सीमा को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। थोड़े दिन तक तो वो वहाँ रही, उसके बाद सीमा अपने मायके आ गई। मायके आने के बाद उसने बोला कि मैं उस घर में नहीं रहूँगी और मुझे डाइवोर्स चाहिए। जब बात डाइवोर्स की आ जाती है तो फिर पति भी सोच लेता है कि यार जब बीवी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो बेटर है कि डाइवोर्स ही ले लेते हैं। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स होने के बाद सीमा जो है अपने मायके आ जाती है, मायके में रहने लग जाती है। मायके में रहते हुए ही पड़ोस के एक लड़के के साथ उसका अफेयर हो जाता है। अब चूंकि माँ बाप है, माँ बाप हमेशा ये कंसर्न रहते हैं कि बच्चे की जो है, बच्चे की शादी हो जाए और लड़की का अपना घर बस जाए। अब एक जगह तो घर बसा नहीं, तो पेरेंट्स ने सोचा कि चलो दूसरी जगह उसकी शादी कर देते हैं। तो इस जगह से वो लड़के की तलाश करने लग गए। यहाँ पर दूसरी जगह सेम सिचुएशन, रोहित नाम का लड़का 27 साल का हो चुका था, उसकी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। तो वो घर वाले भी परेशान थे कि हमारे जो बेटा है, जो रोहित है, उसकी शादी हो जाए। तो वो लड़की ढूंढ रहे थे और ये लोग लड़का ढूंढ रहे थे। लेकिन चूंकि बात कहीं नहीं बन रही थी, तो इन्होंने क्या किया, मैरिज ब्यूरो वाले, अब मैरिज ब्यूरो जो मीडिएटर होते हैं, मीडिएटर को इन्होंने कांटेक्ट किया। अब है क्या राजस्थान में, चूंकि राजस्थान में जो रेशियो है, जेंडर रेशियो, वो ज़्यादा है। आज की डेट में भी अगर मैं कहूँ तो 1000 लड़कों के ऊपर 960 लड़कियां हैं। तो एक डिफरेंस जो है वो काफ़ी है। तो वहाँ पर कई बार राजस्थान में कई गांव तो ऐसे भी हैं जो कुंवारों के गांव के नाम से जाने जाते हैं, कि वहाँ पर किसी एक भी लड़के की शादी नहीं हुई है। इतनी बुरी स्थिति है। और उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हम जो पुरुषवाद और बच्चों के लिए, जो बेटों के लिए हम जो मोह ममता दिखाते हैं ना, उसके करके लड़कियां जब पैदा होती हैं तो उनको या तो जैसे भ्रूण जांच करवा ली कि आखिर पेट में जो है वो लड़का है या लड़की है, वो भी इलीगल सब होता है। तो अगर वो पता चल गया तो या तो पेट में ही मार देंगे, अदरवाइज फिर पैदा होने के बाद मार देंगे। तो बेटियों को इस तरीके से मारते चले गए और बेटों के पैदा करते चले गए।
तो वो डिफरेंस तो आएगा ही आएगा ना। तो वो एक जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। उसी के चलते कई बार शादी में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो जब इन्होंने मीडिएटर को संपर्क किया तो मीडिएटर ने रोहित की फैमिली को जाकर बात की। और जो होता क्या है, जब ये अब दलाल कह लो या मीडिएटर कह लो, जो भी है, उनका एक अच्छा खासा एक बिजनेस है कि वो शादी करवा के देते हैं और शादी करवाने के बाद एक अच्छी खासी रकम जो है ना वो उनको मिलती है। कई घर तो ऐसे हैं जो 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो शादी करवाने के देते हैं। और एक चीज़ और है, राजस्थान में नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लड़की वाले दहेज देते हैं। राजस्थान में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर शादी करवाने के लिए लड़के वाले लड़की वालों को दहेज देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम लड़के वाले मीडिएटर को एक अच्छी खासी रकम जो है वो सेट करते हैं। जब लड़की दिखाई जाती, लड़की की फ़ोटो दिखाई जाती है तो पहली नज़र में ही ससुराल वालों को लड़की की फ़ोटो पसंद आ जाती है, लड़की पसंद आ जाती है। बातचीत चलती है और मार्च में उसकी शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो वहाँ पे क्या है, अगर नॉर्मली जैसे जात बिरादरी में अगर शादी होती है तब तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर मीडिएटर के थ्रू शादी होती है तो फिर वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि लड़की साल भर अपने मायके नहीं जाएगी। उसका भी कारण है कि होता क्या था पहले, जब ये रेशियो जो हुआ, लड़के लड़कियों में जो डिफरेंसेस आए, उसकी वजह से होता क्या था कि शादियां नहीं होती थी। तो कुछ लोगों ने तो इसको बिजनेस बना लिया कि वो क्या करते थे, लड़की की शादी की और रात में नहीं तो 1-2 दिन बाद लड़की ने क्या किया, पूरा अपना सारा जेवर वगैरह उठा के, कैश वगैरह उठा के, और लड़की मतलब रफू चक्कर हो जाती थी। तो बहुत सारे केसेस ये भी आए। तो उसके बाद ये नियम बनाया गया कि अगर मीडिएटर के थ्रू शादी होती है तो शादी की एक ही कंडीशन रहेगी कि लड़की साल भर के लिए अपने मायके नहीं जाएगी। अब जब सीमा शादी करके यहाँ पर आती है और उसको ये चीज़ पता लगती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसने ये तो डिसाइड कर लिया था कि थोड़ा टाइम चलो काटते हैं, वो रहना तो यहाँ भी नहीं चाह रही थी, लेकिन उसने ये सोचा कि चलो थोड़ा टाइम यहाँ पर काटते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चूंकि एक रिस्ट्रिक्शन थी कि शादी के 1 साल तक लड़की अपने मायके नहीं जाएगी, लेकिन मायके वाले तो ससुराल आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में उसके जो माँ बाप हैं वो आते हैं, अपनी बहू अपनी बेटी को खुश देखते हैं कि हाँ चलो मेरी बेटी खुश है, और उसके बाद वो अपना चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर सीमा कहती है कि मेरा एक मामा का बेटा भी है, वो भी मुझसे मिलने आना चाहता है। तो सब खुश हो जाते हैं कि चलो एटलीस्ट कम से कम बहू से उसके मायके वाले मिलने तो आ रहे हैं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो। तो सीमा मामा का लड़का बना के अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती है, उसकी आवभगत होती है, बड़े सम्मान से उसको रखा जाता है और सारे बड़ा खुश होते हैं कि चलो मेरी बहू का भाई आया है। जब सीमा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तब उसको और भी ज़्यादा वो लगने लग जाता है कि अब मैंने यहाँ रहना ही नहीं है। उसका जो प्यार है वो और ज़्यादा परवान चढ़ने लग जाता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है अब मैंने यहाँ रहना ही नहीं है। तो बॉयफ्रेंड कहता है क्या करोगी तुम? तो वो कहती है चलो मेरे पास कोई एक तरीका है, मैं देखती हूँ। बॉयफ्रेंड चला जाता है। चूँकि सीमा क्राइम स्टोरीज बहुत सुनती थी, क्राइम शोज बहुत देखती थी, तो उसने क्या किया, आ जाती है 6 मई की रात। 6 मई की रात को रात 9 बजे के समथिंग उसका जो हस्बैंड है वो कमरे में आता है, रोहित कमरे में आता है। तो सीमा बहुत सच समझ के अपना आराम से अच्छे मूड में उसको मिलती है। जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि सीमा बहुत अच्छे मूड में है, तो वो भी खुश हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब आपका पार्टनर एक अच्छे मूड में मिलता है तो आपका भी मन अच्छा होता है। तो उसके बाद सीमा कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध दूँ? कहता है बांध दो। अब वो भी ये गेम ही समझ रहा था, उसको नहीं पता था कि सीमा के दिमाग में क्या चल रहा है। तो सीमा ने उसके हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद सीमा कहती है कि मैं तुम्हारा गला घोट दूँ? तो वो भी हंस के कहता है घोट दो। और उसके बाद सीमा उसके ऊपर बैठ जाती है और उसका गला जो है वो दबाने लग जाती है। जब उसका गला दबाने लग जाती है और उसको रोहित को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो रोहित कहता है क्या सच में तुम गला दबाई दोगी क्या? लेकिन
सीमा की इच्छा उसको नहीं पता थी, सीमा की मनसा उसको नहीं पता थी, और सीमा उसका गला दबाती जाती है, और तब तक दबाती जाती है जब तक कि वो बेहोश हो जाता है या मर नहीं जाता। जब सीमा को ये कन्फर्म हो जाता है कि अब वो मर चुका है तो वो उठती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज़ को पुख्ता करना चाहती है कि वो मर चुका है या नहीं। तो वो क्या करती है, उसी कमरे से ब्लेड उठाती है और ब्लेड से उसका जो दाहिना हाथ था, दाहिने हाथ की कलाई काट देती है। और जब दाहिने हाथ की कलाई काटती है और उसके बाद फिर वो वहीं बैठे बैठे उसको मरते हुए देखती रहती है। और लगभग 2-2.5 घंटे के बाद जब उसको ये कंफर्म हो जाता है कि रोहित अब लगभग मर चुका है, बिल्कुल श्योर हो जाता है उसको, तब फिर वो उठती है और उस तरीके से, जिस तरीके से उसको बाहर निकलना है उस तरीके से अपने आप को तैयार करती है और फिर चीखती हुई बाहर निकलती है। और फिर ये सारा सीन होता है। तो जब ये चीज़ें वो पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर लोग एक नाजायज संबंध के चलते, एक स्वार्थ के चलते कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं। पुलिस वाले सीमा को अरेस्ट करते हैं और उसको जेल में भेज देते हैं। अभी तक सीमा जो है वो जेल में है। देखते हैं, अभी तक कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया है, कोर्ट क्या डिसीजन देती है, तो वो अपडेट आप तक पहुंच जाएंगे। तो ये थी आज की वारदात। पता नहीं लोग क्या सोच के और क्यों ऐसे कदम उठाते हैं जो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और नाजायज़ संबंध कभी भी एक सुखद एंडिंग नहीं देते, इसलिए इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन मैं वीडियो को एंड करूं उससे पहले मुझे सवाल शुरू में पूछना था, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछती हूं और उसका जो जवाब है वो कल वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक आप सोचिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो मेरा सवाल ये है कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हम सब जानते हैं कि उसका चेतक नाम था, लेकिन महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को और किस नाम से बुलाते थे? सोचिए और जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं इंतज़ार करूँगी आपके जवाब का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात की कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।